गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लिथियम क्लासेस। ठीक है, देखिए हम लोगों का 2 नंबर वाला टेस्ट 2 नंबर का क्वेश्चन सीरीज चल रहा है VBI। ठीक है, जिसमें अभी हम फिजिक्स का करा रहे हैं, जिसमें से 2 वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो है ना, क्वेश्चन सब वीडियो में डाल दिए हैं, जो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाके पहले देखिए, जिसका हम लिंक जो है ना सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, और आप लोग जाके उसको देखिएगा। ठीक है, वो 2 नंबर वाला है जो कि अभी फिजिक्स का चल रहा है। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री का आने वाला है। तो हम बोले थे कि 2 वीडियो मिलेगा, जिसमें से एक फिजिक्स का सब्जेक्टिव का होगा और एक ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 और 2 एक साथ ही है दोनों, ताकि फर्स्ट और सेकंड का जितना भी ऑब्जेक्टिव था इस क्लास में आज खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो है ना इसी प्रकार देखिए सारा चीज पे मिलेगा अभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। ठीक है, और भी जो चीज में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या हिंदी में दिक्कत है, या संस्कृत में दिक्कत है, या सोशल में दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए हम अवेलेबल रहेंगे एनी टाइम। ठीक है, या आपको और भी कोई परेशानी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट में कमेंट करिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि पहला चैप्टर में जो हम लोग पढ़े थे, प्रकाश जो है ना एक सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए सही। ठीक है, सही उत्तर। चलिए इसका आंसर भी हम यहाँ पे दे रखे हैं, यदि आप लोगों को परेशानी हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या सब नियम होते हैं? कि प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, तो ये 2 नियम होता है। ठीक है, चलिए आगे का देखते हैं। अगला खड़ा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा इस बात को, आवर्धन पहले कहते किसको है? ठीक है, किसी लेंस के लिए, दर्पण के लिए वही होता है आवर्धन, दोनों के लिए निकलता है, लेंस के लिए भी और दर्पण के लिए भी। तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाता है क्या, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है या दूरी होता है उसको हम लोग v से इंडिकेट करते हैं, और वस्तु का जो होता है उसे किससे इंडिकेट करते हैं? u से। ठीक है, तो लेंस अवतल लेंस का आवर्धन क्या किसके बराबर हो जाएगा? v बाय यू के बराबर। ठीक है, या देखिएगा बहुत सारा बुक सब में भी याद में लिखा रहता है एच डैश बाय एच। ठीक, ये याद रखिएगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, बट्टे में क्या है? ये प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? हीरा का, याद रहेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो हम सब्जेक्टिव में भी बता चुके हैं ये क्वेश्चन कि अभिसारी लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं सब्जेक्टिव में। अब ध्यान रखिएगा, वहां से ही पता चल जाता है कि उत्तल लेंस को ही हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद
एक होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, याद रखिएगा। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है ना, वो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? वो निर्वात में होता है। याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है, और सबसे कम किस में होता है? तो सबसे कम जो है वो कांच में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। निर्वात में चाल क्या होता है प्रकाश की? 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये निर्वात में है। ठीक है, यदि पूछ देगा कि कांच में कितना होता है, तो कांच में होता है 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। याद रह जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपको हम बताए हैं कि साइड मिरर के रूप में हम लोग जो है उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है। इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? मतलब उत्तल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रकृति कैसा होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है कि उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण जो है हमेशा क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण के सामने यदि हम कोई वस्तु रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अच्छा, हम एक चीज बताए थे, उत्तल लेंस हो, ध्यान रखिएगा, उत्तल लेंस हो या दर्पण हो, तो दोनों की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? धनात्मक होती है। याद रहेगा। चलिए, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि बात करें तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगा ऋणात्मक होगा, या अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण को, आगे का क्वेश्चन, कि किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है? पश्च दृश्य दर्पण मतलब वही पीछे देखने के लिए, साइड मिरर के रूप में। तो अभी हम आपको तुरंत बताए हैं, क्वेश्चन वही है, आंसर उसका वही होगा। क्वेश्चन सिर्फ जो है ना लिखने का तरीका अलग अलग है। इसका भी आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग पश्च दृश्य देखने के लिए, पश्च दर्पण के रूप में। ठीक है, चलिए अब कहता है अगला कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी हम बताएं कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगी। अभी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक थी। अभी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। क्या ली जाती है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे मान लिया जाए ये चिन्ह परिपाटी है, यहीं से हम लोग जो है ना दर्पण खींचते हैं तो वस्तु इधर ही न रखते हैं। ठीक है, तो इधर जो है, और आपको पता है कि ये जो होता है ना ये ध्रुव होता है, तो ध्रुव से ली गई दूरी इधर बाई तरफ जो दूरी ली जाती है वो नेगेटिव होता है, इधर जो ली जाती है वो पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ जो दूरी होती है वो नेगेटिव होता है। तो इधर हम वस्तु रखते हैं तो ये वस्तु कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। याद रह जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है?
ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें क्या होगा ना कि लेंस से जो आवर्धन उत्पन्न होता है उसका कोई मात्रक होता ही नहीं है। क्या कि देखिए आवर्धन का भी हम फॉर्मूला बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए वस्तु की ऊंचाई जो है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर हो गया और प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया। मान लिया जाए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया, 10 दूनी 20, सिर्फ बचा क्या, 2 बचा। मतलब इसमें कोई सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर कुछ आएगा नहीं आएगा। तो यह जो है ना मात्रक विहीन होता है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी बताया क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो वह है उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, अब आगे कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल अभी बताए हैं 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तीनों में कॉमन सेंस क्या है कि इसमें मीटर पर सेकेंड है, तो इसीलिए ऑप्शन मेरा पहला सही हुआ। इसमें मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड है, इसमें किलोमीटर पर सेकेंड है। ध्यान रहे अभी बताए हम क्या कि निर्वात में प्रकाश की चलता है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो सबसे अधिकतम जिस रंग का अपवर्तनांक होता है वो बैगनी कलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी, कम होती है। हवा में उसकी अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? सॉरी, हाँ, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 नंबर वाला में सब क्वेश्चन हम सारा करा चुके हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जाके वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, जिसमें 2 नंबर का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है चैप्टर 1 2 से हम सब उठा 1 2 3 तक करा चुके हैं। ठीक है, वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं है, 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो है, जाके आराम से देख सकते हैं। अब उसके बाद तीसरा चौथा और पांचवा चैप्टर का वीडियो जल्द ही आने वाला है। आज कल तक वो भी अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग जो है ना जाके देखिए वीडियो। ठीक है, चलिए उसके बाद केमिस्ट्री का भी आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है फोकस दूरी निकालने के लिए, तो हम उसमें 2 रिलेशन बताए थे कि एफ बराबर होता है r/2 और एक बताए थे r इज इक्वल टू होता है 2f। ठीक है, इसमें क्या निकालने बोल रहा है? f निकालने बोल रहा है। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r दिया हुआ है, कितना दिया है? 32, तो 32/2 कट के आ गया कितना? 16 आ गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, 16 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तभी हम बताए थे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो दंत विशेषज्ञ मतलब दांत वाला डॉक्टर, दंत विशेषज्ञ दांत का जो डॉक्टर सब होता है वो सब क्या करता है, मतलब जो रोगी है ना मरीज, उसका दांतों का जो प्रतिबिंब देखता है बड़ा बड़ा करके, वो उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है? ध्यान रहे, तो उसमें जो दर्पण का यूज किया जाता है ना वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और अवतल दर्पण का हजामती दर्पण के लिए भी उपयोग किया जाता है। यहाँ से आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी बन गया कि कह देगा कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग को लिखे। अवतल दर्पण के निम्नलिखित 2 उपयोग को लिखे, तक पहला हम क्या लिखेंगे? दंत विशेषज्ञ जो है ना मरीज के दांतों को का बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए करता है, और दूसरा हजामती दर्पण में यूज करते हैं इसका, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। यह क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, सारा जो करा रहे हैं
याद रहे और एक बार इसको जरूर देखिए ताकि जो है ना सारा क्वेश्चन याद आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। अब अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है या होती है, तो हम बताएं ना भी कि f बराबर क्या होता है r/2 और r बराबर क्या होता है 2f। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है, आधी होती है। हो गया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग, करते रहते हैं। लेकिन ये डायोप्टर जो है ना प्रचलित मात्रक है, याद रखिएगा, प्रचलित मात्रक है। यदि ऑप्शन में मीटर पे पावर -1 नहीं मिले तो हम लोग मारेंगे किसमें, डायोप्टर में, डायोप्टर में। लेकिन यदि m पे पावर -1 हो तो हम लोग एनी टाइम लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या मानेंगे, मीटर पे पावर -1। ठीक है, वैसे प्रचलित मात्रक उसका क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, यदि m पे पावर -1 नहीं मिला तब क्या मारेंगे, वही मारेंगे डायोप्टर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार, वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, हमेशा ये बात पता है कि वही एक दर्पण है, समतल दर्पण, जिसमें जितना दूर पर कोई वस्तु हो उतने दूर पर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा प्रतिबिंब हो उतने जितना बड़ा वस्तु हो उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी इसका होता है वस्तु का उतने दूर जो है ना उसका प्रतिबिंब बनता है। बात खत्म, यही है इसका मेन सीक्वेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, अवतल का होता है। ठीक है, चलिए अवतल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तभी हमको आपको बताए हैं कि परावर्तन के नियम में हम लोग जो पढ़े हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एक बताए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, पहला तो ये होता है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, फर्स्ट नंबर में ही दिया है, यही मेरा ऑप्शन हो गया। ठीक है, सही। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या करा है, आगे करा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है हम पहले भी पीछे बताया। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हजामती मतलब दाढ़ी बनाने में ना, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग को किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण जो है ना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ये बात याद रखिएगा। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा दूसरा क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, या इस क्वेश्चन को इस तरीका से भी पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, तो गोलीय दर्पण का फोकस जो है ना उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन नंबर सी अभी बताए थे, f = r/2, यही इसका ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसमें क्या किया है, फोकस दूरी दे दिया है, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो r बराबर फॉर्मूला होता है 2f, मतलब 2 गुना 10
तो इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। मेरा ऑप्शन नंबर सॉरी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्ता त्रिज्या क्या होगी? आर बराबर 2f ही होता है, तो इसका यहाँ का जो ऑप्शन है वो गलत है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी दिया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है इसको नहीं देखिए। ठीक, तो इसका फोकस दूरी f बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसीलिए देखे होंगे कि समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु सीधा खड़ा है इसका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, सिर्फ वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप करने का मतलब क्या कि आप दर्पण के इधर यदि खड़ा है, आप अपना दायां हाथ उठा रहे हैं तो उसमें देखिएगा कि वो आपका बायां हाथ उठ रहा होगा। यदि आप यहाँ बायां उठा रहे हैं तो वहां क्या उठ रहा होगा? दायां उठ रहा होगा। ठीक है, बस इतने का कंडीशन है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। अच्छा, उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस कहते किसको है? वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो, उसे हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इस प्रकार से ये कौन सा लेंस है? उत्तल। और अवतल लेंस ऐसे होता है, जिसका किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला हो, उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो इसमें खोजिए क्या कर रहा है? बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, तो ये तो गलत। सभी जगह समान, तो ये तो गलत है। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, बीच में मोटा है किनारे पर पतला है, तो ये भी गलत हो गया। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी सही है। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खड़ा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो? 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? देखिए मीटर में दिया है ना, तो लेंस की क्षमता जो होती है ना वो P इज इक्वल टू 1/f होती है मीटर में। ठीक है, और जब दिया जाता है ना सेंटीमीटर में तो 100/f होता है। तो यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, 1/1, तो ये कटेगा तो 1 ही हो जाएगा। और प्रचलित मात्रक डायोप्टर होता है D, और यहाँ से यदि तो D बोल देंगे। ठीक है, या नहीं तो 1 m पे पावर -1 ये भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे खड़ा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका निर्गत कोण होगा। ठीक, ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, इसको प्रयुक्त नहीं किया जाता है। उसके बाद किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो एक ही दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण। इससे वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ठीक है, बहुत बड़ा भी बनता है, बहुत छोटा भी बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? अच्छा, इसमें क्या दिया है? आर का वैल्यू दिया है, आर दिया है 50 सेंटीमीटर। एफ निकालने बोल रहा है, तो एफ बराबर होता है r/2 मतलब 50/2, कट के आ गया 25 सेंटीमीटर। राइट ऑप्शन। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, आया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लास एकदम मजेदार होने वाली है, खूब ढेर सारा ऑब्जेक्टिव होगा, ढेर सारा सब्जेक्टिव होगा। आप लोग यदि ये पूरा वीडियो यदि देख के चल रहे हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं जाएगा, ना ही सब्जेक्टिव बाहर जाएगा। बस मन लगा के वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों सब में शेयर कीजिए, ताकि मान लिया जाए उस सब का भी जो छोटा बड़ा हो सारा कंप्लीट हो जाए। और थोड़ा देर समय निकाल के बस देखना है, ऑटोमेटिकली याद आते जाएगा। इतना तो घुसखोर नहीं ना है हम लोग कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते नहीं होंगे। जो नहीं भी पढ़ा है ना वो सिर्फ वीडियो देखते देखते उसको समझ में आ जाएगा इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि जो बच्चे नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और या जो 10th में गए हैं
वो देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो ये इस साल होने वाला है ना, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ऑनलाइन के लिए सारा जो है ना इस पे कवर कराया जाएगा, मैथ हो, साइंस हो, सोशल हो, जो भी सब्जेक्ट होगा सारा एकदम यूनिक तरीके से कराया जाएगा इस पर। इस बार शुरू से ही ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारा चीज का नोट्स, पीडीएफ, सब चीज आपको अवेलेबल कराया जाएगा इस बार, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, आगे करा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए इसके लिए 4 नियम हम बताए थे, ठीक। तो अब इसमें जो है ना पहला हम इसी को देख लेते हैं कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, जब मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, बस यही पूछ रहा है। करा अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, तो वो फोकस है। फोकस को एफ से इंडिकेट किया जाता है, वो फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्ता त्रिज्या आर हो तो, ये तो 100% है, एफ बराबर आर बाय 2 होगा, या हम अभी बताए ना, या तो एफ बराबर आर बाय 2 होगा या आर इज इक्वल टू 2f होगा। तो ये दोनों में से जो जहां मिलता है टिक लगाइए। तो हमको तो यही मिला, इसको ही मार दिए, ठीक है। आया बात समझ में, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, आगे जो लगाया जाता है उसका अभिदृश्यक क्या होता है, फोटो खींचने वाला कैमरा, वो होता है उत्तल लेंस का, याद रह जाएगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम फिर किए थे, अब फिर आ गया है, देखिए इसी के जैसा ही किए थे। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला लेंस, तो साइड मिरर के दर्पण, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण उत्तल दर्पण है, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना वो प्रिज्म से होकर संभव है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से निकलता है। जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण इसी प्रकार से होता है, जब ये प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बिखेर देता है, जिसको वेजानीह पिनाला कहते हैं या विबिग्योर कहते हैं, ठीक है। विबिग्योर कहते हैं, बैगनी बैगनी, लाल, हरा, पीला, ब्लू, ये सब होता है सारा, उसमें कलर होता है। 7 कलर के पट्टी को हम जो है ना वर्ण विक्षेपण करते हैं, उसका प्रक्रिया को निकलने का, ठीक है। और 7 रंगों से जो निकलता है इंद्रधनुष भी इसको कहते हैं। चलिए अगला पढ़ते हैं। ऐसे ये सब्जेक्टिव सब में सारा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जाके पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वो जो है ना वो भाई साहब उत्तल है। अभी हम आपको बताए थे कि अवतल नहीं बोल सकते, अवतल में क्या होता है ना, बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, सेम सेम भी बनता है, ठीक है, बहुत बड़ा भी बनता है, बहुत छोटा भी बनता है, लेकिन उत्तल से जो है ना हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, वह अभिलंब के निकट मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण उसकी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -5 सेंटीमीटर, दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल लेंस होगा, ये भी बात याद रखिएगा, दोनों लेंस अवतल होगा। यदि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों को जो है ना फोकस, दोनों की फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दर्पण तथा लेंस संभवतः दोनों अवतल होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, तो अभी तुरंत हम बताएं ऐसा ही क्वेश्चन इसी टाइप का कि लेंस में जो है ना ये कितना होता है, 2 फोकस होते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान +1 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, सारा ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में संभवतः आने वाला है, 100% याद रखिएगा, सब क्वेश्चन कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप अच्छे से इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या करा है, निम्न में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता है
वो पारा का उपयोग नहीं किया जा सकता, हवा पानी कांच का किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन करा है आगे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अभी हम बताए थे प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, तो कांच में। कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताए थे ना अभी तुरंत जस्ट। चलिए, और सबसे ज्यादा निर्वात में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो वो पानी है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा। किसका होता है, हीरा का होता है, याद रखिएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा ही है। ठीक, चलिए ये सब क्वेश्चन तो याद रह जाएगा तुरंत। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी -2 मीटर है, तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता जो होगा ना वो माइनस जो है 0.5D होगा। ठीक है, याद रखिए ये सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन करा है, आगे का क्वेश्चन है दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि इधर भी और इधर भी हम समतल दर्पण लगा देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, जैसे सैलून वगैरह हम देखे होंगे, और आप बीच में खड़े हो जाए, इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। बहुत सारा बच्चा कहेगा सर एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, गलत बात। एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा तो 2 हो गया। यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस आईना में बनेगा, 3 हो गया। इधर जो बनेगा वो इसमें बनेगा, 4। इसमें जो बनेगा इसमें 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 से करते 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 जाते रहेगा, इसका मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेगा। क्या बात समझ में, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाता है। मतलब एक उत्तल दर्पण, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा नहीं है लिखा हुआ, लिखावट देखिए। एक उत्तल जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण जो है ना उससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक, अभी जस्ट बताए हैं किसका होता है, हीरा का। कितना होता है, 2.42। ठीक है, याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है ना वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो एक बात बताएं, इसका मान अनंत होता है, इसमें पता नहीं चलता कि फोकस कितना दूर तक है। ठीक है, इसका मान जो है ना अनंत तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे करा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कहते हैं। याद रहे, पता है क्या होता है इसको जो है ना वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा बात बताते हैं। ये अच्छा गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है, या मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है। गोलीय दर्पण है तो सीधा गोल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। गोलीय दर्पण ये है तो यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे पी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव। सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। इसके बीच में होता है एफ, फोकस। ठीक है, देखिए ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रह जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ऐसा कौन सा है, तो वो जो है उत्तल
दर उत्तल लेंस है जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से बनता है? तो वो अवतल दर्पण से बनता है। हम बोले थे इसका प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से बड़ा बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब होता है, आवर्धित का मतलब होता है कि बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब जो है ना अवतल दर्पण से ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा क्या? हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है। हीरे में प्रकाश की चाल होगी, तो हीरे में प्रकाश की चाल होगी 1.2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब क्लास का वीडियो है ना तब उसमें जो है ना ये सब चीज जो है ना डीपली जो है ना समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक कितना है, तो प्रकाश की चाल क्या होगी? तो प्रकाश की चाल 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशांक चिन्ह परिपट्टी में सभी दूरियां मापी जाती है। अभी हम तुरंत बताएं कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। याद रहे, जैसे तेल लगा कागज, आंख की पलक, कुहासा, ये सबको हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पदार्थ तीन तरह का हो गया, एक पारदर्शी, दूसरा पारभासी, एक पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी हो गया। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे हवा, उसके बाद आपको हो गया पानी। ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश पार ही ना कर सके, जैसे पत्थर, ईंट, ये सब। ठीक है, वगैरह वगैरह। उसके बाद पारभासी, वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा, छोटा सा भाग ही निकल के जाए, जैसे कुहासा सब में थोड़ा थोड़ा लाइट निकलता है। ठीक है, तेल लगा कागज सब में इधर से टॉर्च जलाएंगे तो उधर जो है ना थोड़ा थोड़ा निकलेगा। तो ये सबको हम लोग कहते हैं पारदर्शी पारभासी पदार्थ। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अभी हम बताए हैं कि आभासी और कैसा होगा? सीधा। सीधा तो होता है हमेशा सीधा, और आभासी हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन जो है हमेशा क्या होता है ना, एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटा ही होगा या बड़ा ही होगा। तो ये जो है मतलब छोटा ही होगा, ये जो है ना एक से छोटा भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब यदि कभी प्रतिबिंब दूरी 20 हो गया और वस्तु दूरी 10 हो गया तो कट क्या गया? क्या? 2, मतलब एक से बड़ा हो गया। और कभी मान लिया जाए ये हो गया 10 और नीचे वाला हो गया 20, तो कट क्या आ गया? कितना? 1/2, मतलब 0.5, तो एक से कम हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला करा है उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है अभी जस्ट बताया है, बीच की अपेक्षा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, मतलब इस प्रकार से होता है ना, दोनों किनारा इसका जो क्या होता है? पतला होता है, बीच में मोटा होता है। तो ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन है, करा क्या कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है? ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम इसको एक ही क्वेश्चन से समझा रहे हैं, इसका क्वेश्चन एक और होगा, ये भी ध्यान से लिख लीजिएगा। यहाँ पे करा प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या हो गया? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, एक तो ये हो गया। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकता है कि प्रकाश की किरण जब सघन, यहाँ पे सघन माध्यम हो जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो दो तरह का यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, दोनों को याद कर रख लीजिएगा। इसके लिए ये ठीक है, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर
मुरझाएगी, अविलंब से दूर मुरझाएगी। ठीक है, चलिए आज जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव हम कराएं, सारा ऑब्जेक्टिव को एक बार दो बार रिपीट करके देखते रहिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ना एक भी ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो। और कल जो है सब्जेक्टिव का भी आ जाएगा और ऑब्जेक्टिव का भी आ जाएगा, दोनों वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर देखा कीजिए। अभी एग्जाम में अब थोड़ा मात्र ही कुछ ही दिन बचा है, मुश्किल से 20-22 दिन बचा है, तो 20-22 दिन में इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर ना जाए। ठीक है, और सब्जेक्टिव तो VVI सब्जेक्टिव हम लगा ही दिए हैं, इसको जो है ना आराम से आप लोग वीडियो चला के सोते वक्त भी, या मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तभी भी, मान लीजिए लगा के हेडफोन लगा के थोड़ा सा वीडियो को देखते रहे, देख रहे हैं तो उससे सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, और सारा हो जाएगा, फिजिक्स भी हो जाएगा, फिजिक्स कंप्लीट होने देता है, उसके बाद केमिस्ट्री हो जाएगा, उसके बाद बायोलॉजी होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारा हो जाएगा 2 नंबर का। उसके बाद मैथ का भी बहुत जल्द ही आने वाला है, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मैथ का जितना भी VVI होगा 2 नंबर का, 2 नंबर और 5 नंबर का, वो सारा आ जाएगा। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो सब भी देखे और जो है वो सब भी देखे और दूसरे तक भी फैले वीडियो। ठीक है, उसके बाद कमेंट कीजिए, कमेंट करिए। कमेंट करने से ये होता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, उस चीज को हम भी तो समझे देखे। हो सकता है कि आप कहीं बोलने में हिचकिचाहट हो, जो भी प्रॉब्लम है उसको मिल के सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि मतलब कुछ इधर उधर वाला बात। ठीक है, तो जो भी कोई दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए, कमेंट में पता चल जाएगा कि क्या सब परेशानियां हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जाइए और वीडियो को रिव्यू करके फिर से देखिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव याद। ठीक है, थैंक यू।